3.2 में 15 का है ना, 7 का सेकंड पूछ रहे हो आप मुझसे। ओके देखो, we have given that 2x plus 3y equal to a matrix, let it is P, है ना, and 3x plus 2y equal to let matrix Q, है ना, जो भी गिवन है उसको Q मान लिया, और हमें यहाँ से मैट्रिक्स X और मैट्रिक्स Y निकालना है। तो हम इसका प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे जैसे लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, कि मान लो यहाँ पर क्या लिखा होता है 5 और मान लो यहाँ क्या लिखा होता है 7, तो अपन इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, या फिर वो कहते हैं ना एलिमिनेशन मेथड, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। इससे क्या बन जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल टू, अब मैं इसको प्योर क्यों मान लू, क्या बन जाएगा 3p, और 6x प्लस 4y इक्वल टू 2q। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा 5y इक्वल टू 3p माइनस 2q, और फिर y इक्वल टू 1/5 ऑफ 3p माइनस 2q। अब हम p मैट्रिक्स की जगह रख देंगे, p की जगह p मैट्रिक्स रख देंगे, q की जगह q मैट्रिक्स रख देंगे, सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा मैट्रिक्स उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/5 से। मैट्रिक्स को 1/5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब उसके हर एलिमेंट को 1/5 से मल्टीप्लाई करना, राइट। इस तरह से हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी y मैट्रिक्स की। इस y मैट्रिक्स को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके x मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, ये तरीका रहेगा। ठीक है, करके बताऊंगे पूरा हो जाएगा। और बताओ बेटा, और कौन सा डाउट, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो? थ्री 3.2 तक क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 17 तक है ना, 17 तक दे दिया था। और कोई डाउट हो किसी को किसी क्वेश्चन में? क्या हुआ, फैन ऑन कर लो। सबसे राइट में अपर स्विच, हाँ अपर स्विच बस, और इसको बंद कर दो, डोर को बंद कर दो, इस पर डोर। हाँ बेटा बताओ, 12th देखिए, इन द 12th वी हैव गिवन एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एलएचएस में लिखा है 3 इंटू मैट्रिक्स दिस। तो अपन एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 3x 3y 3z 3w, और आरएचएस में दो मैट्रिक्सेस का एडिशन की फॉर्म में गिवन है, उन दोनों को ऐड ही कर लेते हैं। क्या लिखें, x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3, राइट। इस तरह से हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल बन जाती है। इन दो मैट्रिक्स इक्वल बन गई तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या क्या इक्वल हो गए देखो, 3x इक्वल टू x प्लस 4, 3y इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y, 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, और 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। ये चार इक्वेशन आ गई बेटा अपने पास। इन चारों इक्वेशन से अपने को इन चारों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो बता सकते हो कौन सी इक्वेशन को सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए, आइदर फर्स्ट और फोर्थ। फोर्थ को करेंगे तो भी हमारे पास w की वैल्यू निकल के आ जाएगी डायरेक्टली, क्योंकि वो किसी और वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं है, और फर्स्ट को यूज करेंगे तो भी आ जाएगी। तो यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी 2, और यहां से अपने पास w की वैल्यू आ जाएगी 3। w की वैल्यू को अपन यहां पुट करेंगे, है ना, तो 3z इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2 प्लस z। समझ रहे हो क्या, कोई डाउट इसमें? तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ अपन अगर x की वैल्यू पुट करें कितनी 2, तो अपने को मिलेगा 3y इज इक्वल्स टू 8 प्लस y,
यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, आ गई अपने पास चारों की वैल्यू, है ना। तो हमें कंपेयर करना है एलिमेंट्स को क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल गिवन है। और बोले, और कोई किसी क्वेश्चन में डाउट? 13 हो गया, क्योंकि 13 एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के तौर पर। 13 बताऊं, देखो 13 में हमें एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए कहा है, दैट इज व्हाट, एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए अपने को एलएचएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आरएचएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एलएचएस देखते हैं अपन, एफ एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर वो मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज cos x माइनस sin x 0, sin x cos x 0 और 0 0 1। ये तो हो गया एफ एक्स। एफ वाई तो हमें पता ही है कि अगर एफ एक्स गिवन और एफ वाई निकालना है तो वी शुड रिप्लेस एक्स विथ वाई। वाई से रिप्लेस कर देते तो क्या बन जाएगा, cos y sin y 0 माइनस sin y cos y 0 0 0 1। नाउ अब इनके साथ में क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ही करना पड़ेगा। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3। चलिए करते हैं अपन, क्या बनेगा बताओ, cos x cos y माइनस sin x sin y, 0 इंटू 0 0 छोड़ दो, है ना। नेक्स्ट cos x इंटू sin y, तो माइनस sin y तो माइनस cos x sin y, ठीक है। नेक्स्ट माइनस sin x इंटू cos y, तो माइनस sin x cos y, और 0 इंटू 0 दैट इज 0। चलिए नेक्स्ट cos x इंटू 0 माइनस sin x इंटू 0, 0 इंटू 1, ठीक। नेक्स्ट sin x इंटू cos y, sin x cos y, cos x इंटू sin y, cos x sin y, 0 इंटू 0 0। अब आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, sin x इंटू माइनस sin y, cos x इंटू cos y, और 0 इंटू 0 दैट इज 0। नेक्स्ट sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, फाइनली 0। 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू sin y 0 0 0 दैट इज 0, और 0 0 1 दैट इज 1। इज इट राइट, यहाँ तक कोई डाउट? नाउ इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन, तो हमें यहाँ 11th क्लास में पढ़ी हुई आइडेंटिटीज नजर आएंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको पढ़ते हैं तो ये है cos x cos y माइनस sin x sin y विच इज ऑल इक्वल टू, जानते हैं इस चीज के बारे में। यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में बचता है cos x sin y प्लस sin x cos y, जिसका आंसर क्या बनेगा, श्योर? माइनस कॉमन लेने के बाद हुआ, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि दोनों तरफ प्लस आ जाएगा ना, और 0 यहाँ पर sin x cos y प्लस cos x sin y दैट इज sin x प्लस y। यहाँ cos x cos y माइनस sin x sin y दैट इज cos x प्लस y। यहाँ 0 0 0 1। ये हमारे पास एक फाइनल आंसर आया एलएचएस का, है ना। और अगर हम आरएचएस की बात करें तो आरएचएस कह रहा है कि यू शुड रिप्लेस x विथ x प्लस वाई, यही तो कह रहा है बस, f ऑफ x प्लस वाई। तो क्या लिखेंगे, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 साइन x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 0 और 0 0 1। नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व कि एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहे हैं क्या। अगर सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड।
hence it is proved। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है ना। मल्टीप्लिकेशन अगर हमने सीख लिया है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। सॉरी, कम करूं या हाँ, बताओ कोई स्टेप में कोई डाउट, प्रोसेस में कोई डाउट, किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन की स्टेप में कोई डाउट हो। आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, और पूछो, और कोई डाउट किसी क्वेश्चन में? हाँ, तो हमें इसमें नॉट इक्वल टू प्रूफ करना है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें एलएचएस को सॉल्व कर लेना है, आरएचएस को सॉल्व कर लेना है। अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है तो ये बात हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। ऐसा ही हमें सेकंड वाले में भी करना है। और पूछे? नहीं है? 17 भी हो गया था, के क्यू निकाल ली थी अपन ने, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। लिखो आप। सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसमें फर्स्ट लिखो if AB and A and B, if A and B are two matrices such that AB and BA both are possible, then it is not necessary that AB equal to BA। AB equal to BA, ये जो नॉट नेसेसरी ना, ये अंडरलाइन कर लेना। आपको फाइनली ऐसा नहीं लगना चाहिए कि AB इक्वल टू BA है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if A, B and C, if A, B and C are three matrices such that ऐसे लिखो, देखो A ब्रैकेट BC
एंड ए बी ब्रैकेट में, ए बी ब्रैकेट में इंटू सी आर पॉसिबल, then we can say that these two are, मतलब ये दोनों इक्वल कर लिखना है ना, ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि ए बी और बी ए का इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है ना, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। मैं आपको बता दूं, हमने कुछ दिन पहले जब एडिशन की बात की थी तो उसमें कॉम्पिटिटिव लॉ भी फॉलो हो रहा था और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो रहा था। मैट्रिक्स में कॉम्पिटिटिव, सॉरी प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव नहीं होता बट एसोसिएटिव होता है। थर्ड लिखें आप, थर्ड लिखें, existence of multiplicative identity element, existence of multiplicative identity element, इसमें लिखें for any square matrix A, for any square matrix A, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कॉमा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर will be multiplicative identity element, multiplicative identity element। ठीक है, यहां ये बात ध्यान देने वाली है कि हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता, केवल केवल किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। ये बात ध्यान देने वाली बात है ना। एडिशन वाले केस में जब हमने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, वो हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता था। क्या था एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट? व्हाट वाज एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स, है ना, इट वाज ए जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हर मैट्रिक्स का नहीं करता, केवल केवल किसका करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का करता है। ये बात ध्यान देने वाली बात। और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आई होगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ये वर्ड क्या है। देखो आइडेंटिटी वर्ड जो है कहां से बनकर आया है, आइडेंटिकल से, और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, सेम, है ना। अब इसको समझते हैं बेटा, किसी भी मैट्रिक्स ए को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर वापस क्या आ जाए, ए आ जाए, सेम आ जाए, बोलते हैं ना सेम आंसर आ जाए वापस। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस सेम आंसर आ जाए, तो सेम आंसर मतलब ए आ जाए वापस, इसलिए आइडेंटिटी वर्ड यूज हुआ है वहां पर। ठीक है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, ये बात समझो। नॉर्मल नंबर में अगर बात करूं, मैं आपसे पूछूं वो कौन सा नंबर है जिसे x से मल्टीप्लाई करने पर वापस x आ जाता है, वो 1 है। ठीक है, ऐसे ही हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि आंसर वापस सेम आ जाए, जीरो, जीरो मैट्रिक्स।
तो ये वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा क्लियरिटी की भाई क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो नोट करके लिखो, here we should focus that multiplicative identity element will exist on will exist for only square matrices, will exist for only square matrices। सही है ये बात, समझी थे अपन ने। अब देखना आपका ही क्लासमेट, आपका दोस्त आपको कैसे गुमराह करता है ना। सुनना, सर ने अभी अभी कहा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट केवल किसके लिए एग्जिस्ट करता है ना। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करे क्या आंसर वापस ए आ जाए। अब सुनना, मान लेते हैं ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 2/3। अब इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, करते हैं चलो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करो इससे, क्या बनेगा, तो एग्री। इसको मल्टीप्लाई करो उससे क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई करो उससे क्या बनेगा, आर यू श्योर। इसको मल्टीप्लाई करो उससे क्या बनेगा, देन वो कहेगा देखो मैंने कर दिया, मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके प्रूफ कर दिया कि वापस क्या आ रहा है, वही मैट्रिक्स आ रहा है। तो क्यों कह रहे हो, क्यों कह रहे हो कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, क्या आंसर करोगे। सॉरी बेटा क्या बोल रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में कुछ गलत ऐसा बोल रहे हो तो। हाँ उसका 3 into 3 है, लेकिन बात ये थी कि किसी मैट्रिक्स को किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ऑर्डर को अभी छोड़ देते हैं। बात ही चल रही थी कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही क्या एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने कौन सा मैट्रिक्स ले लिया, रेक्टेंगुलर, उसको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके वापस क्या आंसर दे दिया, वही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दे दिया। तो आपका क्लासमेट आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ, कह रहे थे कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करेगा, मैंने रेक्टेंगुलर में काम करके बता दिया। अब बताओ आपके पास क्या आंसर है, आपके पास कोई आंसर। और जोरी नहीं 2/3, आप 3/2 ले लो, आप 4/3 ले लो, रेक्टेंगुलर में आपकी इच्छा हो जो ले लो, आपके पास कोई आंसर है अभी तो नहीं है, लेकिन मैं बताऊं आपका आंसर क्या होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसे जिसे ए से मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर ए आ जाए और ए को उससे मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर क्या आ जाए, ए आ जाए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने एक दो तरफ से रिजल्ट सेम बताया है। तो अभी मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था कैसे, मैंने ये वाला पार्ट लिया, ए मैट्रिक्स कैसा ले लिया, रेक्टेंगुलर, उसको मल्टीप्लाई किससे किया मैंने 3/3 से, आंसर मेरे पास क्या गया ए। अब मैं अगर इसको भी करना चाहूँ, करना ही पड़ेगा प्रूफ, तो अब मैं आ जाऊंगा कि सर 3/3 का मैट्रिक्स है कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए का ऑर्डर क्या है, अब करके बताओ हो जाएगा क्या, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, कौन सी वाली, प्रोडक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये रिजल्ट एक तरफा फॉलो करता है, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स इसे दो तरफा फॉलो करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से इसका आंसर भी ए आएगा और इसका आंसर भी ए आएगा, इसीलिए इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है जिसके लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इस बात को समझो, बात समझ में आई क्या, है ना। क्योंकि कह रहा हूं ना कि लोग सोचते हैं, पूछते हैं, मुझसे भी कुछ पूछते हैं, तो वी शुड हैव एन आंसर।
और क्या पता कभी किसी ने आप करने बैठो, चलो करके देखते हैं, रेक्टेंगुलर को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आंसर आ जाएगा ए, तो आप ये सोचो नहीं सर ने तो गलत पढ़ा दिया, सर ने तो गलत बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए काम करता है। तो आई शुड क्लियर, मुझे अभी क्लियर करना पड़ेगा कि बाद में आप मेरे बारे में गलत सोचो, इससे बढ़िया कि मैं पहले क्लियर कर दूं कि सही चीज क्या है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक तरफा काम करेगा, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दो तरफा काम करेगा, इसलिए अपन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट बताते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट इसमें? बहुत अच्छा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन लिखो, इसको लिखना है, इसको लिख लो, हाँ बिकॉज करके लिख लो, इसी नोट में आगे बिकॉज करके लिख लो, बिकॉज आई ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है क्या, दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर a equal to -7352 is what? I3, I2, I4 and I1। क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? Why I2? I2 मीन्स जिसका ऑर्डर 2/2, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 है ना, और इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2 है, तो सेम ऑर्डर वाला ही चाहिए ना अपने को, इसलिए इसका आंसर होगा I2। I2 के एलिमेंट क्या होते हैं? 1 0 0 1। अगर आप अपने हिसाब से रीजन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, बाकी आंसर क्या रहेगा? I2 रहेगा, है ना। ओके आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है चीजें? नाउ अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर सोच के देना। अगर मैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसी ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट क्या आएगा? जीरो मैट्रिक्स। ये तो बात बिल्कुल क्लियर है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। अब ये बताओ कि क्या दो नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मतलब जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं हो, क्या दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन एक जीरो मैट्रिक्स आ सकता है? दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट तो कभी जीरो नहीं आता, ये बताया आपको। नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आता, लेकिन क्या दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो मैट्रिक्स आ सकता है? कोई एग्जांपल बता सकते हो? एक्सरसाइज में था, ओके। आपने जो अपने पिछली एक्सरसाइज की उसमें 3.2, हाँ उसी में था। अच्छा उसमें मिला आपको ये चीज? चलो तो ये वहां से क्लियर है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी, टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी जीरो मैट्रिक्स, ये बात क्लियर है। और दूसरी बात भी क्लियर है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, इट डजंट मीन दैट एनी वन ऑफ देम मस्ट बी ए जीरो मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो इससे ये बात कहना जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक या दोनों फिर जीरो मैट्रिक्स रही होगी। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, यहाँ देख लो आप। अपन ले सकते हैं 0 1
इस केस में तो नॉन जीरो आएगा। अब चेंजेस करते हैं, जैसे इस केस में जीरो आ गया, इस केस में यहाँ जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें जीरो आ गया, इसमें जीरो आ गया, लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कौन से वाले जीरो को, जैसे इसको जीरो ले लिया है ना, और इसको थ्री कर दिया, चलो ऐसा ले लिया, ठीक है। तो नाउ इफ यू लुक कि ये रो है, ये कॉलम है, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इस रो इस कॉलम का आंसर क्या आएगा, जीरो। इस रो इस कॉलम का आंसर क्या आएगा, जीरो। इस रो इस कॉलम का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इस तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, जबकि दोनों में से कोई भी एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर है चीज, चलिए। चार में से तीन एलिमेंट जीरो होना जरूरी है क्या, तीन, हाँ, कोई भी तीन, या चलो इस पे तो मैं थोड़ा सोच के बताता हूँ आंसर, आप तब तक लिखो, तब तक लिखो, नोट लिखो बेटा। नोट लिखो। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी ए, कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स, कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट नोट लिखो, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस is a zero matrix, then it is not necessary that one or both of them, one or both of them are zero matrices। अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो, तो उनमें से कोई एक या दोनों का जीरो मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लियर है चीज। और चिराग आपके उसका आंसर मिल गया होगा, जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ अपन रख दे में -3, यहाँ रख दे में 4 रख दे में, तो इन दिस केस ऑल्सो यहाँ पर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स मिलेगा, तो दो एलिमेंट के साथ में भी वो चीज पॉसिबल हो पा रही है, राइट। एग्जाम्पल लिख लो बेटा ये वाला, दैट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। नाउ लेट मी फॉरवर्ड टू ए क्वेश्चन जो मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड है, और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल मतलब ऐसा है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी लेट्स सी।
सी है। In a legislative assembly election, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in three ways: telephone, house calls, and letters. The cost per contact in paise is given in a matrix A as. तो A मैट्रिक्स किसका हो गया? किसका मैट्रिक्स हो गया? कॉस्ट का। एक टेलीफोन कॉल के लिए कितना पैसा लग रहा है? 40 पैसा। एक हाउस कॉल का, हाउस कॉल मतलब समझ गए ना, घर घर जाके संपर्क करना, और लेटर का कितना लग गया? 50 पैसा। ये कॉस्ट मैट्रिक्स एक्चुअली, राइट। द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन टू सिटीज एक्स एंड वाई। दो सिटी एक्स और वाई में, है ना, कॉन्टेक्ट्स बनाए गए। अब कॉन्टेक्ट्स कितने कितने बनाए गए? ये है बी, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स का मैट्रिक्स। सिटी एक्स में कितने टेलीफोन कॉल किए गए? 1000। हाउस कॉल कितने किए गए? और लेटर कितने? और वाई में कितने टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर? 10,000। हमें पता करना है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन द टू सिटीज एक्स एंड वाई, कि एक्स सिटी में कितना खर्चा किया और वाई सिटी में कितना खर्चा किया। जनरली मैथमेटिक्स में जब कभी खर्चे की बात आती है, कॉस्ट ऑफ समथिंग, तो हम एक रूल फॉलो करते हैं, दैट इज व्हाट? क्वांटिटी इनटू रेट। क्वांटिटी इनटू रेट। आपने 9th 10th में एरिया निकाल करके पेंट करने का कॉस्ट वगैरह सब किए होंगे आप लोगों ने, है ना। तो बेसिक रूल तो क्या है? यही है, दैट कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ हमें लेकिन थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर हम रेट का मैट्रिक्स क्या बता रहे हैं? ए मैट्रिक्स, और क्वांटिटी का मैट्रिक्स क्या बता रहे हैं? बी। जैसा दिख ही रहा है, क्वांटिटी का मैट्रिक्स ये है। ए का ऑर्डर जो है बेटा वो है 3/1, और बी का ऑर्डर क्या है? 2/। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो कर नहीं सकते, और जब तक मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते तो आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ एक एक कुल मिला के मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आड़े आ रहा है, और वो कौन सा मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है? कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव नहीं होता, बस इतनी सी बात है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि रेट इंटू क्वांटिटी से आंसर आएगा और क्वांटिटी इंटू रेट से आंसर नहीं आएगा। एक ही बात है, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई करो या रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। तो हमें इस चीज पर फोकस करना पड़ेगा कि हमें क्या लिखना है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? क्वांटिटी इंटू रेट कर सकते हैं, और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? कि यहाँ बी मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3, और यहाँ ए मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? नाउ कैन वी मल्टीप्लाई दिस? कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और इक्वल होने के बाद में यहाँ हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? 2/1। ठीक है, और 2/1 में एक आंसर किसके लिए होगा? एक्स सिटी के लिए होगा, एक आंसर किसके लिए होगा? वाई सिटी के लिए। इज इट क्लियर? कोई डाउट इसमें, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में बस ध्यान देने वाली बात ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का बहुत वो होता है, रूल होता है ना। ऑर्डर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। आप ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो या बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इससे हमें समझ के चलना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहाँ बी इंटू ए ही पॉसिबल हो पा रहा है, ए इंटू बी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उसे कॉपी में शो भी नहीं करना है, क्योंकि फिर एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो हमें सही ट्रैक को शुरू से पकड़ के चलना पड़ेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और खासकर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। एक बार रफ में ट्राई कर लो कि कौन किसका मल्टीप्लाई, तो उसी तरह से चीजों को रखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? अच्छा, अब बताओ कि ये वाला जो, जैसे दो आंसर आएंगे बेटा, है ना, दो आंसर, इसमें ये आंसर कौन सी सिटी के लिए और ये आंसर कौन सी सिटी के लिए, और ऐसी श्योरिटी कैसे कह सकते हो? कारण इसका जो समझने का तरीका है, मैं आपको एक रीजन देता हूँ, थोड़ी डेप्थ वाली बात है, ध्यान से सुनो। इस बी मैट्रिक्स में ये जो 2 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स को। और बी मैट्रिक्स में कॉलम को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स और वाई, सॉरी, हाँ रोज, सॉरी। बी मैट्रिक्स में 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को। और रोज, बी मैट्रिक्स में रोज को कौन डिनोट कर रहे हैं? एक्स एंड वाई। यही 2 यहाँ पर भी गया है, वही 2 तो गया है।
तो अगेन वो रो का ही काम कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा एक्स और ये 1 किसके लिए आया बेटा, ये 1 ए से आया, ए के कॉलम, ए का कॉलम क्या बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, क्या बता रहा है, कॉस्ट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस्ट, बेसिकली एक्स सिटी का कॉस्ट हमें यहाँ मिल जाएगा और वाई सिटी का कॉस्ट हमें यहाँ मिल जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन उसने पूछा। क्लियर है ना, तो हमारे पास बिल्कुल फुल प्रूफ रीजन है कि ऊपर एक्स ही क्यों आना चाहिए और नीचे वाई क्यों आना चाहिए, इसका बिल्कुल सटीक रीजन अपने पास, कर सकते हैं कोई डाउट इसमें, ठीक। अब मैं एग्जांपल तो सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन यहाँ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में चीजें दिक्कत में आती हैं, है ना, मैं आपको उसके लिए आपको नहीं दे सकता, तो ये क्वेश्चन मैं परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ और सिखाता भी हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन पहले आरबीएससी बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एज वेल। देखें आप क्या लिखा हुआ है, ए मैट्रिक्स गिवन है अपने पास एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 ही लिखा, 2x2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में दोनों नंबर सेम होते हैं तो उतना लिखना भी सफिशिएंट माना जाएगा। एंश्योर दैट आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स, राइट, तो इस बात को शो करना है अपने को, इस बात को शो करना है, तो इसके लिए एलएचएस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और आरएचएस भी, है ना, तो पहले एलएचएस कैलकुलेट करते हैं। एलएचएस लिखा है आई प्लस ए, तो आई क्या होता है 1001, है ना, पता ही आपको, ये तो इन दोनों को ऐड करो क्या बनेगा बताओ, 1 प्लस 0, 0 प्लस दिस, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 0, ये हमारे पास एलएचएस आ गया सिंपली, कोई डाउट इसमें, एलएचएस को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। आरएचएस पे आते हैं, आरएचएस लिखा है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं अपन, तो ये आई है, ये ए है, सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या बनेगा 1 माइनस 0, 0 माइनस माइनस टेन अल्फा, यहाँ क्या बनेगा एंड देन 1, और यहाँ पर आ जाएगा यही मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब आगे क्या, तो आगे क्या करना है और क्यों कर रहे हैं दोनों का आंसर देता हूं मैं। हमारा एलएचएस किसकी टर्म में बेटा, 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में है एलएचएस, है ना, और आरएचएस में हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स तो 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में है, लेकिन इस मैट्रिक्स में 10 अल्फा बाई 2 नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें पूरे को 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में चेंज करना पड़ेगा, तो ये जो 4 एलिमेंट है क्या इनको हम 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में लिख सकते हैं, तो मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ क्लास 11 चैप्टर 3 में आपने साइन और कॉस दोनों के लिए हाफ एंगल फॉर्मूलास पढ़े थे, और दोनों के लिए आपने 10 की टर्म में भी हाफ एंगल फॉर्मूलास पढ़े, ठीक है, तो क्या है वो फॉर्मूलास रिकॉल करवा देते हैं आपको। कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आपका कॉस अल्फा का हाफ एंगल फॉर्मूला, और साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस, ये दोनों फॉर्मुलाज आपने क्लास 11 में हाफ एंगल फॉर्मुला की लिस्ट में पढ़े, राइट, तो क्योंकि हमें फाइनल आंसर किसके टर्म में चाहिए 10 अल्फा बाई 2 की टर्म में, तो इन सबको किसके टर्म में लिखना पड़ेगा, मानते हो इस चीज को। अब क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो रहा है, इसलिए अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए 10 अल्फा बाई 2 को x मान लेते हैं, कि बार बार 10 अल्फा बाई 2 नहीं लिखना पड़े, अपन x से काम चलाते, लास्ट में जाके x को वापस किस में चेंज कर देंगे 10 अल्फा बाई 2, वैलिड है, मैथमेटिकली वैलिड है, कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, मान सकते, ठीक है। इस हिसाब से आरएचएस को अपन क्या लिख पाएंगे, तो आरएचएस को लिख पाएंगे बेटा देखो,
1x माइनस एक्स 1, इज इट राइट? इसके लिए बात करते हैं 1, इसके लिए क्या लिखेंगे कॉस अल्फा के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा के लिए -2x अपॉन 1 प्लस, समझ पा रहे हो? हाँ कि ना? साइन अल्फा के लिए 2x अपॉन 1 प्लस, और कॉस अल्फा के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। ठीक है, यकीन मानना एक्स में लेना काफी फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि नहीं तो एक्स की जगह tan अल्फा बाय 2 बहुत बार लिखना पड़ता है और बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए इन दोनों के साथ में? मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात है, करते हैं मल्टीप्लीकेशन अपन। तो करो, देखो। अच्छा, करने से पहले भी एक सॉल्यूशन है। ये जो डिवाइड के 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ये कॉमन आ सकते हैं बाहर, क्योंकि सब में 1 बाय एक्स स्क्वायर है, सब में है ना। तो हमने एक बात पढ़ी थी, उस बात का रिवर्स यूज कर रहे हैं अपन। अपन ने क्या बात पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में कोई फैक्टर कॉमन है तो उन सबसे बाहर निकाल करके रख सकते हैं हम। तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर कहाँ पर है? डिनोमिनेटर में, इसलिए बाहर भी लाएंगे तो कहाँ रहेगा? डिनोमिनेटर। तो अपन इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर को बाहर ला सकते हैं ना। तो ला करके क्या लिखे अपन? 1x माइनस एक्स 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू एग्री? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब ये जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये और बाहर आ सकता है। बाहर मतलब सबसे पहले इसको अपन यहाँ रख देते हैं, और अब अपने पास जो सिंपल दो मैट्रिक्स यहाँ दिख रहे हैं, उन दोनों को क्या कर लेते हैं बेटा? प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए करो। ये रो है और ये कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2x, राइट, सही लिखा। ये रो ये कॉलम 1 इंटू माइनस 2x, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब। डू यू एग्री? गुड आउट। नेक्स्ट, ये रो है, इसको कॉलम से करते हैं माइनस एक्स इंटू दिस माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब, और 1 इंटू 2x दैट इज 2x, फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 2x स्क्वायर, और 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 माइनस। डू यू एग्री? कैलकुलेशन समझ में आ रही है? इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस, सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? क्या सॉल्व हो सकता है? या सॉल्व होके क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व करके क्या बनेगा? माइनस एक्स क्यूब, राइट। इन दोनों को सॉल्व करके क्या बनेगा? एक्स प्लस एक्स क्यूब, और इन दोनों को सॉल्व करके क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट राइट? यहां तक भी चीजें क्लियर है? अब आ जाओ, इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं लिया सकता। इसमें क्या कॉमन लिया सकता है? माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ एक्स कॉमन लिया सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इट इज। बताओ सही है क्या? अब क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कॉमन फैक्टर सब में, चारों एलिमेंट में, तो उसको बाहर ला सकते हैं, लेकिन वो कहाँ आएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? न्यूमरेटर। तो क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, और ब्रैकेट में यहाँ क्या बच जाएगा? सॉरी, बॉक्स में 1 माइनस एक्स एक्स 1, ये इससे रिड्यूस, और फाइनली हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। और इसको अगर हम tan अल्फा बाई 2 की टर्म में चेंज करें तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, और अब चेक कर लो LHS और RHS इक्वल है क्या? इस तरह से LHS और RHS कैसे आ गए? इक्वल है। Hence it has been proved. तो ये पूरा कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, मतलब
मुझे लगता है यहाँ हमने मैट्रिक्स का कोई ज्यादा पार्ट यूज किया है। अगर देखें तो केवल मल्टीप्लीकेशन है जो कि बहुत इजी सा प्रोसीजर, लेकिन इस कैलकुलेशन को कैसे हम शॉर्ट बना सकते हैं, कैसे कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, वही ज्यादा अहम है इस पूरे क्वेश्चन में। बाकी मैट्रिक्स का कोई ज्यादा रोल प्ले होता नहीं है। ठीक है, तो लिखना है आपको। हो गया, 8:30 हो गई क्या? चलो मैं इसको आपको इमेज शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वहां से आप लिखना है ना। और अब आपको एज एन असाइनमेंट एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है 3.2।